नमस्कार दोस्तों, मेंस मास्टर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है महिलाओं से संबंधित। इस टॉपिक को आप जीएस का जो फर्स्ट पेपर है उसमें देखेंगे। सामाजिक विशेषताएं, भारतीय समाज की विशेषताएं उस सेक्शन में रख सकते हैं। साथ ही साथ जो सेकेंड पेपर है वहाँ सामाजिक न्याय वाला, सामाजिक कल्याण वाला सेक्शन है, वहाँ रख सकते हैं। और हर साल लगभग 2 से 3 प्रश्न यूपीएससी मेंस में पूछती है महिलाओं से संबंधित, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। साथ ही साथ कभी कभी आप थर्ड और फोर्थ पेपर में भी देखेंगे, कुछ प्रश्न ऐसे बनते हैं जिनका जो संबंध है वो महिलाओं से होता है। लेकिन जब इस टॉपिक को तैयार करने की बारी आती है ना, तो हमें बहुत सारी चीज़ें छांटनी पड़ेंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप जानते हैं पहले से, उन्हें पढ़ना ज़रूरी नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि आप किसी टॉपिक को कैसे पढ़ेंगे, ये बात इससे तय हो जाती है बहुत आसानी से कि यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर आप देखें। बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे कि महिलाओं से संबंधित टॉपिक को पढ़ते समय हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, वरना तो हम कई घंटे बात कर सकते हैं इस पर। खैर, आपको अब ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये नोट तैयार की है। तो यहाँ जो बातें बताई जाएंगी उतना से आपका काम चल जाएगा। एक बात मैं बता दूँ, जो मैं अक्सर कह रहा हूँ आजकल, कि जो आंकड़े हैं ना, वो नए नए आंकड़े आप इकट्ठा करिए, और वो ज़्यादा नहीं, 2-3, बस एक टॉपिक में 1-2 आंकड़े मिल जाए वो बहुत है। महिलाओं से संबंधित आंकड़े आपको बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, मतलब ऑथेंटिक आंकड़े मिल जाएंगे, सरकारी आंकड़े, जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और करना चाहिए। उनके बिना मान के चलिए कि पूरी तरह से ये टॉपिक कंप्लीट नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब आप महिलाओं की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में, अगर मान लेते हैं हिंसा की बात हो रही है, तो अगर एक एक तथ्य आप लिखें कि भारत में इतनी प्रतिशत महिलाएं घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं, या फिर ये क्राइम रेट है इस तरह का, तो वो अच्छा इंप्रेशन डालेगा एग्जामिनर पर। ठीक है, तो फिलहाल हम इसमें कुछ डायमेंशंस को कवर करेंगे। इसके अलावा महिलाओं से संबंधित किसी और टॉपिक में कोई नया डायमेंशन आता है वहाँ कवर करेंगे, लेकिन इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से तैयार करेंगे ताकि कहीं से भी पूछा जाए आप आसानी से उनका उत्तर दे सकें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें कौन सी बातें जानने लायक हैं। अगर महिलाओं के प्रति हिंसा की बात हम करते हैं ना, तो यूपीएससी इस तरह के प्रश्न नहीं पूछती है कि हिंसा के कारण क्या हैं, कौन कौन से नुकसान इससे हो रहे हैं। यूपीएससी के पूछने का जो जो डायमेंशन है, जो जो डायरेक्शन है, वो ये है कि इसके उपाय क्या हो सकते हैं, और अगर हम उपाय अपना रहे हैं तो उसमें चुनौतियाँ क्या हो सकती हैं। इस तरह से प्रश्न यूपीएससी पूछती है, और उसी को ध्यान में रखकर हम इस टॉपिक को तैयार करेंगे। तो बात करते हैं पहले कि अगर महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, आपके पास आंकड़े आ चुके हैं, आप ये लिखिए इंट्रोडक्शन में, तो इस हिंसा को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहला उपाय तो यही है कि जो दोषी व्यक्ति है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, कोई भी है, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हम देखते हैं, अक्सर आप न्यूज़ में देखते हैं कि किसी रेपिस्ट को इसलिए सज़ा नहीं दी जाती समय से क्योंकि वो अमीर है, क्योंकि वो नेता है या नेता से संबंधित है। ये गलत बात है, एक तरह का क्राइम ये खुद है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, जिसने भी गलत काम किया, जिसने भी क्राइम किया, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये पहला उपाय है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। देखिए, आज के ज़माने में हम बहुत तेज़ी से डिजिटल हो रहे हैं। हर चीज़ हम डिजिटल तरीके से कर रहे हैं, मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, कंप्यूटर लैपटॉप के माध्यम से। ऐसे में आपको नहीं लगता कि विज्ञापन का सहारा लेना चाहिए। अरे, जब सरकारें, देखिए, जब जब चुनाव आता है, कितना ज़्यादा माहौल बना देती हैं विज्ञापन के माध्यम से, पूरी जनता का माइंडसेट बदला जा सकता है। लेकिन जब महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है, तो पता नहीं क्यों डिजिटल माध्यम नहीं यूज़ किया जाता। कुछ लोग थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं, लेकिन इसमें एक तरह से कहें कि विज्ञापन इस तरह से चलाए जाने चाहिए कि जो आंदोलन हो, समझ रहे हैं, क्योंकि इसकी जो पहुंच है व्यक्ति तक है, हर किसी तक है, और बहुत ही सटीक माध्यम है। तो सरकार को चाहिए कि डिजिटल माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से इस तरह के विज्ञापन चलाए जाएं कि महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसके प्रति महिलाओं और देश की जनता को जागरूक भी किया जाए, और साथ ही साथ उन लोगों को सतर्क भी किया जाए जो ऐसी मानसिकता रखते हैं। उन्हें एक तरह से धमकाया, डराया भी जा सकता है कि अगर आप कुछ गलत करेंगे तो ये घटनाएं आपके साथ होंगी, आपको ये सज़ा मिल सकती है। इसके बड़े फ़ायदे होंगे, ये करना चाहिए। इसके अलावा आप देखिए, कई बार आपने पढ़ा होगा, सुना होगा
कि किसी महिला के खिलाफ हिंसा हो गई, रेप हो गया, वो जाती है पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने, एफआईआर दर्ज नहीं होती। ये बड़ी दुखद बात है। हमारे पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि बड़ी आसानी से महिलाएं अपना अपना शिकायत दर्ज करा सकें। कार्यस्थल पर बहुत सारी महिलाओं का शोषण होता है, जो उनके सीनियर होते हैं उनके द्वारा। वहाँ भी कुछ तंत्र बने हुए हैं लेकिन उतना अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, वहाँ भी हेजिटेशन होता है महिलाओं को। तो जो शिकायत तंत्र है, चाहे वो थाने की बात हो चाहे प्राइवेट सेक्टर की बात हो, वो आसान होना चाहिए, सरल होना चाहिए। आगे एक और चीज़ हम देखते हैं, आप इससे संबंधित आंकड़े ले सकते हैं कि भारत में जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो बेचारी बहुत बड़ी संख्या में पीड़ित हैं, घर वालों से ही, पति से, सास से, ननद से, देवर से पीड़ित हैं। और वो इसकी शिकायत ना अपने घर पे कर सकती हैं, मतलब मायके, और ना ही थाने में कर सकती हैं। और कभी कभी इसी चक्कर में वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, उनकी सेहत खराब होने लगती है, कई सारी समस्याएं होने लगती हैं। तो महिलाओं के लिए काउंसलर सुविधाएं होनी चाहिए, उन्हें सशक्त करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए, सिचुएशन से डील करने के लिए कोई तो होना चाहिए जो उन्हें समझाए, उन्हें रास्ता दिखाए। और हो सकता है कि इसी ज़रिए हम एक शिकायत तंत्र को जोड़ दें कि महिला अगर अपना दुख बता रही है तो उसे समझाया जाए कि देखो ये तरीके हैं, आप ऐसे इनसे निपट सकती हो, शिकायत दर्ज कराओ, डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा झेलने की ज़रूरत है नहीं, ये करने की ज़रूरत है। इसके साथ हमें कुछ आर्थिक उपाय भी करने होंगे। आर्थिक उपाय देखिए, जब महिलाएं निर्भर रहती हैं पुरुषों पर तो पुरुषों को ये भ्रम हो जाता है कि महिलाएं हमारा मतलब हमारी गुलाम हैं, उन्हें इसीलिए बनाया गया है कि वो हमारी सेवा में रहें, हमारे अंडर में रहें, हमारी हर बात माने। जब महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी तो उनका खुद का एक अपना कॉन्फिडेंस रहेगा, उन परिवार में उनकी एक हैसियत रहेगी, तब उन्हें कोई दबा के नहीं रख सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि चलो ये तुम करो, तुम कोई काम नहीं करती हो, हम तो कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तुम्हारा काम है बस बच्चों की देखभाल करना और सफाई करना, खाना बनाना, यही सब। ये नहीं होना चाहिए। हम एकता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। तो ऐसे में जब तक महिलाओं को आर्थिक रूप से आप मजबूत नहीं बनाएंगे तब तक समानता लाना सिर्फ कहने की बात है, हो नहीं पाएगा। समझ रहे हैं? आगे ये तो एक अच्छा कंसेप्ट है, सरकार इस पे काम भी कर रही है। जो अगला है वन स्टॉप सेंटर। वन स्टॉप सेंटर का मतलब ये होता है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे महिलाएं आती हैं, उनके मान लेते हैं कि कोई पीड़ित है घर वालों से, किसी को मतलब किसी ने रेप कर दिया है, ये सारी जो भी महिलाएं हैं उन्हें एक ही जगह पर सारे सॉल्यूशंस मिल जाएं। मतलब उन्हें पुनर्वास की भी सुविधा हो, शिकायत की भी सुविधा हो, हेल्थ की भी सुविधा हो, हर तरह की सुविधाएं मिल सकें। इसको कहते हैं वन स्टॉप सेंटर। और वन स्टॉप सेंटर्स को जगह जगह स्थापित करने की ज़रूरत है। ये उपाय आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक अधिनियम बना था, अभी उसमें संशोधन भी किया गया है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिनियम है। इसको आप महिलाओं से संबंधित किसी भी टॉपिक में लिख सकते हैं, एक ही लाइन में लिख दीजिए, लेकिन लिख सकते हैं, बहुत काम का है ये। इस अधिनियम में बहुत सारे उपाय किए गए हैं। समस्या ये है कि इस अधिनियम को ढंग से लागू नहीं किया जाता। एक और बात है, इस अधिनियम पे जब हम अलग से बात करेंगे ना तो इसके कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान बताएंगे वहाँ पे, कि इसका मिसयूज़ भी होता है, कुछ औरतें इसका मिसयूज़ करती हैं, लेकिन फ़िलहाल हम अलग डायमेंशन में बात कर रहे हैं। तो घरेलू हिंसा अधिनियम में महिलाओं को हिंसा से बचाने के लिए बहुत सारे उपाय किए गए, लेकिन ढंग से उसका पालन नहीं होता, वो करना चाहिए। आगे और क्या किया जा सकता है, भविष्य की रणनीति क्या हो सकती है अगर महिलाओं को हिंसा से बचाना है तो? ध्यान से देखिए, प्रत्येक स्तर पर महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति शिक्षित और जागरूक करना। प्रत्येक स्तर का क्या मतलब है? प्रत्येक स्तर का मतलब है व्यक्ति के स्तर पर, प्रत्येक महिला को, परिवार के स्तर पर, समाज के स्तर पर, समूह के स्तर पर, देश के स्तर पर, हर स्तर पर महिलाओं के अधिकारों को लेकर के जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए, उन्हें शिक्षित किया जाना चाहिए। क्योंकि जब तक महिलाएं जागरूक नहीं होंगी, बहुत सारी महिलाएं इसलिए सह लेती हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग बुरा व्यवहार करते जाते हैं, वो सहती रहती हैं क्योंकि उन्हें जागरूकता नहीं, उन्हें पता नहीं है कि ऐसे लोगों से निपटना कैसे है। तो उन्हें जागरूक किया जाए, उन्हें शिक्षित किया जाए, ये बहुत इम्पोर्टेंट कदम है। इसके अलावा हमारे यहाँ एक आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग। अब बहुत कम इसका नाम सुनते हैं, बहुत कम। जितनी भारी समस्या है महिलाओं को लेकर के,
उस मामले में देखा जाए तो इस आयोग का नाम हमारे जहन में हमेशा घूमता रहना चाहिए कि महिला आयोग ने ये कार्रवाई की है, सरकार को ये सिफारिशें दी है, इस तरह से कदम उठाए जाने चाहिए, लेकिन इसका नाम आप नहीं सुनते क्योंकि इसकी भूमिका कुछ खास दिखती नहीं। तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसकी भूमिका को और सशक्त किए जाने की ज़रूरत है, उसके कार्यभार को और बेहतर किए जाने की ज़रूरत है और बढ़ाने की ज़रूरत है, समझ रहे हैं, उसकी जिम्मेदारियों को बढ़ाने की ज़रूरत है। आगे, महिलाओं तक डिजिटल पहुंच बढ़ाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज तक अभी जो है आज के ज़माने में सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो डिजिटल माध्यम से प्रसारित की जा रही हैं, महिलाओं को पता ही नहीं है। इसके अलावा जब डिजिटली वहाँ तक पहुँचेंगी, सरकार तक, देश दुनिया की बातें जानेंगी औरतें, तो वो काफ़ी जागरूक होंगी, बहुत कुछ सीखेंगे उससे। ये आगे की रणनीति हो सकती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ से यूपीएससी ने पूछ लिया था, 2014-15 की बात है शायद, कि तब तक महिलाओं को सशक्त नहीं किया जा सकता जब तक पुरुषों को शामिल न किया जाए, इस तरह की बात थी। सॉरी। तो जो पुरुष हैं उन्हें संवेदनशील बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे यहाँ एक दुख की बात यह है कि अभी भी पुरुषों के अंदर इस बात का घमंड है कि महिलाओं का दर्जा हमसे नीचे है। अभी भी उन्हें लगता है कि महिलाओं को हमेशा हमसे नीचे ही रहना चाहिए। अगर महिलाएं आगे बढ़ती हैं, कुछ बेहतर करती हैं, तो उन्हें बड़ा दुख होता है, पता नहीं क्यों। तो महिला जो पुरुष हैं उन्हें इस बात को लेकर संवेदनशील किए जाने की ज़रूरत है कि भाई जिस तरह से तुम देख रहे महिलाओं को ऐसा है नहीं, तुम एक इंसान हो, वो भी एक इंसान है। जेंडर बदल जाने से कोई कम या ज़्यादा नहीं हो जाता। और अगर काम की बात करें, जिम्मेदारियों की बात करें, तो महिलाएं इस मामले में महिलाएं पुरुषों से बहुत आगे हैं। तो जब तक हम पुरुषों को इसमें नहीं शामिल करेंगे, अलग अलग करके देखेंगे कि महिलाओं का मुद्दा महिलाएं देखें, पुरुषों का मुद्दा पुरुष देखें, तो ये चीज़ें आसान नहीं हैं। क्योंकि इस समय हमारे भारत जैसे देश में, पुरुषवादी समाज में सारा सिस्टम लगभग जो है आप पुरुषवादी देखेंगे। मेरे ऊपर आप असर इसका देखिए, कोई बच नहीं पाया। जैसे मैं ही बोलता हूँ, अक्सर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जेंडर न्यूट्रल होकर बातें करूँ, लेकिन ज़्यादातर जो मैं संबोधन करता हूँ तो इस तरह का है कि मैं पुरुषों को संबोधित कर रहा हूँ। जो किताबें लिखी जाती हैं उनमें इस तरह की बातें लिखी गई हैं कि लगता है कि वो पुरुषों को संबोधित करके लिखा गया है। इतना गहरे तक ये चीज़ें बैठी हैं हमारे दिमाग में, ऐसे थोड़ी जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप मेरी बात सुन रहे हैं, मैं यहाँ भी यहाँ कह सकता था ना कि आप मेरी बात सुन रही हैं कि नहीं। अभी मैं 2-3 लेक्चर में अपनी बात कह दूँ कि आप मेरी बात सुन रही हैं कि नहीं, आप ये समझ रही हैं कि नहीं, तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें दुख हो सकता है कि ये लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। इस स्तर तक ये मानसिकता बन चुकी है। हम अनजाने में भी ऐसे संबोधित करते हैं, ऐसे जीना, अपने लाइफ स्टाइल को ऐसे बना दिया है कि पुरुषवादी समाज ही मेन हो चुका है। तो जब तक पुरुष संवेदनशील नहीं होंगे महिलाओं को लेकर के, तब तक बहुत बड़ा कुछ नहीं किया जा सकता। इसीलिए एक व्यापक अभियान चलाने की ज़रूरत है इसके लिए, बहुत व्यापक। ठीक है, आगे और क्या किया जा सकता है। यहाँ देखिए, शिक्षा प्रणाली में महिला समानता को प्राथमिकता दिए जाने की ज़रूरत है। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, बचपन से ही, ये एग्जाम्पल अक्सर आपने देखा होगा, फिल्मों में भी सुना होगा कि बचपन से ही हमें जब सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, वहाँ पे अंतर्भेद शुरू हो जाते हैं। चाहे हमारे खिलौने हों, चाहे खेलने के तरीके हों, हंसना, रोना, बोलना, घर से बाहर आना जाना, हर चीज़, ये एजुकेशन का जब हम शुरुआत करते हैं वहीं से हमें सिखाया जाता है कि पुरुष हो तो ऐसे रहना चाहिए, महिला हो तो ऐसे रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें, ये समानता की जो बात है ना, इसकी शुरुआत बचपन से होनी चाहिए, शिक्षा से होनी चाहिए। जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वहाँ से, सिलेबस में इस तरह की बातें, एनसीईआरटी में कुछ बातें बहुत अच्छी मैंने देखी, जो नई वाली एनसीईआरटी है वहाँ पे जो कक्षा 6-7 की एनसीईआरटी आप देखेंगे तो उसमें विशेष रूप से इस तरह से संबोधित किया गया कि वो लड़कियों को ध्यान में रख के लिखा गया। इसका मतलब ये नहीं कि लड़कियों के लिए किताब बनी है, वो एक तरह से हमें सेंसिटिव बनाने का उपाय है कि हम सिर्फ लड़कों को ही संबोधित करके बातें क्यों कहें, समझ रहे हैं। तो एजुकेशन प्रणाली में समानता लाने की ज़रूरत है, ये आप करेंगे। साथ ही साथ जो घरेलू हिंसा है उसके मामले में जल्दी से न्याय मिलने चाहिए, बहुत जल्दी से, क्योंकि जब इसमें डिले होता है ना, इससे भी जो लोग महिलाओं के खिलाफ हिंसा करते हैं उनका मन बढ़ जाता है, उन्हें लगता है कुछ भी करो कुछ होने वाला है नहीं, समझ रहे हैं। तो ये सारे उपाय हमें करने चाहिए। देखिए, अब इस टॉपिक पे हम इन चीज़ों के अलावा बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आप ध्यान से देखें, यूपीएससी के क्वेश्चंस को देखें और सिलेबस देखें, तो आपको लगेगा कि महिलाओं से संबंधित हिंसा की जब बात आएगी तो सिर्फ इतना आप जानते हैं ना, यूपीएससी कुछ भी पूछे,
उसमें यही मेन बात होगी, आप आसानी से आप उसका आंसर लिख सकते हैं, मेन डायमेंशन यही होगा। फिलहाल महिलाओं से संबंधित आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें हैं, यूँ कह सकते हैं कि एक नया डायमेंशन खोलते हैं, और वो है महिला सशक्तिकरण। इस पर प्रश्न बनते हैं, महिला सशक्तिकरण को लेकर के क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्या दिक्कतें हैं, सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम देखेंगे महिला सशक्तिकरण के संबंध में क्या समस्याएं हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक तरह से कह सकते हैं कि ये तैयारी करने की कला है कि आप जब किसी टॉपिक को लेते हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इस टॉपिक को लेकर हमें जाना किधर है। और ये पता है कहाँ से आता है, मैं बार बार जोर देता हूँ, ये आता है यूपीएससी के प्रश्नों को देखकर। तब आपका समय बचता है, तब आप सही डायरेक्शन में तैयारी करते हैं और तभी कॉन्फिडेंस आता है तैयारी करने का। जैसे अभी देखिए, महिला सशक्तिकरण की बात करें तो इसमें हमें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि समस्याएं क्या हैं, महिलाओं की क्या समस्याएं। सशक्तिकरण का मतलब है कि उन्हें सशक्त कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। अब मजबूत किसे करेंगे आप? जो पहले से मजबूत है उसे क्या मजबूत करेंगे? जो कमज़ोर है उसे मजबूत करेंगे ना। तो आखिर कहाँ कमज़ोरी है? जब तक आप उससे पहचानेंगे नहीं कमज़ोरी को, तब तक मजबूती कहाँ से लाएंगे? जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि बीमारी है भी कि नहीं, तब तक दवाई किस चीज़ की खाएंगे? समझ रहे हैं ना। तो पहले हम महिलाओं की समस्याएं देखेंगे, क्या हैं समस्याएं। आप इसका आंकड़ा ज़रूर लेके आइएगा। मेरे पास आंकड़े हैं, लेकिन वो हो सकता है कि आने वाले समय में पुराने हो जाएं, लेकिन आपके पास होना चाहिए कि भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं कुपोषण से पीड़ित हैं। आप देखेंगे आंकड़े 50% से ज़्यादा मिलेंगे कुपोषण से, एनीमिया से पीड़ित हैं, खून की कमी हो जाती है। तो ये एक बड़ी समस्या है। खान पान हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, तब ये चीज़ें ठीक होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह का सिस्टम है, जितना कार्यभार है महिलाओं पर, ये चीज़ें नहीं हो पाती। वो अपने काम में ही लगी रहती हैं और अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाती। इस तरह की बातें करने में बहुत समय लग जाएगा, लेकिन एक लाइन में समझिए कि कुपोषण से पीड़ित है महिलाएं हमारे देश में। एनीमिया का खतरा बहुत ज़्यादा है और इस चक्कर में बहुत सारी महिलाएं समय से पहले मर जाती हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। ये एक समस्या है। दूसरी बात अभी जो हमने देखी ऊपर, हिंसा, घरेलू स्तर पर भी हिंसा हो रहा है, कार्यस्थल पर भी। तो इस पर हमने काफ़ी बात कर ली, बस इतना समझिए कि हिंसा हो रही है। ठीक है, आगे, आर्थिक समानता नहीं है, यहाँ नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, आर्थिक समानता नहीं है, इस पर भी हमने अभी अभी बात की। हमारे यहाँ कितने प्रतिशत ऐसी महिलाएं हैं जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं? ऐसे अगर आप लिख रहे हैं तो ये बात आपको पता होना चाहिए, ये आंकड़ा आपको नोट कर लेना चाहिए। कितने प्रतिशत महिलाएं हैं जो आर्थिक रूप से निर्भर हैं, जो रोजगार में लगी हैं, अस्थायी रोजगार में लगी हैं, औपचारिक सेक्टर में लगी हैं? बहुत कम है, बहुत कम। तो जब तक आर्थिक समानता नहीं रहेगी, अभी हमने देखा ना, इस पर बात की थी, समस्याएं बढ़ेंगी। इसके अलावा आप देखिए, हमारे यहाँ राजनीति में कितनी महिलाएं हैं, गिनना पड़े, उंगली पे आप गिन सकते हैं, बस इतने ही हैं। एक बिल आया हुआ है, वो अटका है, पता नहीं कब पास होगा, कि महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं है। जब राजनीति में महिलाएं ज़्यादा होंगी तो इस बात की संभावना ज़्यादा होगी कि वो महिलाओं से संबंधित मुद्दों को उठाएं। और सिर्फ महिलाओं से संबंधित मुद्दे ही उठाने की बात नहीं है, महिलाएं संवेदनशील भी होती हैं, वो हर तरह के फैसलों में संवेदनशीलता का परिचय देंगी। चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे समाज को मैनेज करना हो, चाहे परिवार नियोजन हो, चाहे महिलाओं से संबंधित कानून में सुधार हो। जब तक राजनीति में महिलाएं नहीं होंगी तब तक ये चीज़ें धीमी होती रहेंगी। सोचिए अगर महिलाएं होती पहले से राजनीति में, तो अब तक बहुत कुछ बदल चुका होता। ये जो बिल लटका हुआ है बहुत सालों से, वो लटका भी नहीं रहता, वो मेरे ख्याल से उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। खैर, आगे एक समस्या ये है, बहुत ज़्यादा कार्यभार है। भारतीय महिलाओं के काम में आप देखें, बच्चों की देखभाल करना है, घर का सारा काम करना है, पति का अलग से नौटंकी झेलना है, ऊपर से अगर बुजुर्ग हैं घर पे, सास दादा दादी जो भी हैं, उनकी भी देखभाल करनी है। साथ ही साथ अगर काम वो कर रही हैं तो इतना झेलने के बाद भी ऐसा नहीं है कि काम करने जाएंगे तो ये सब ये नहीं करना, ये भी करेंगी, और उसके बाद फिर काम पे भी जाना है। इस पर यूपीएससी ने एक बार पूछ लिया था कि जो महिलाएं काम करती हैं और घर का भी जो देखभाल करती हैं, उन पर दोहरा प्रभाव पड़ता है, दोहरी मेहनत करनी पड़ती है। इस तरह से मतलब पूछा था यूपीएससी ने। तो कार्यभार बहुत ज़्यादा है, ये महिलाओं के लिए एक बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है कि मतलब औरतें अगर बाहर जाके काम कर रही हैं तो घर का काम ना करें। शहरों में धीरे धीरे कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन अभी भी
ये मेजॉरिटी में आप देखेंगे तो महिलाओं पे कार्यभार ज़्यादा है। जो महिलाएं घर में मतलब गांव में रहती हैं उन्हें भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। आदिवासी क्षेत्र में रह रहे हैं, पिछड़े क्षेत्रों में लकड़ी लाना, पानी लाना, सब कुछ करना महिलाओं को ही करना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो लैंगिक भेदभाव है ये तो मतलब चरम पे है। इस पे थोड़ी सी बात अभी हमने की है। हर तरह से बचपन में लैंगिक भेदभाव होता है। जो परिवार में जब पढ़ाई की बात होती है तो बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो सोच लेते हैं कि लड़की है तो इतना ही पढ़ा देंगे, काम चल जाएगा, शादी हो जाएगी, चली जाएगी अपने घर, हमें क्या मिलेगा, बोझ है, दुनिया भर की चीज़ें। ऐसी मानसिकता है लोगों की। तो लैंगिक भेदभाव यहाँ भी हो रहा है। समाज में लैंगिक भेदभाव हो रहा है। 10 बजे रात में अगर कोई लड़का घूम रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर एक लड़की घूम रही है कहीं तो सबको दिक्कत है। क्या कर रही है, कौन है, इसका आचरण कैसा है, ये क्या हो सकती है, कौन सा काम करती है, दुनिया भर की चीज़ें लोग सोचना शुरू कर देते हैं। समाज के स्तर पे भी काम आप देखिए, बहुत सारे ऐसे काम हैं जहाँ पे महिलाओं को सेम उसी काम के लिए उतने पैसे नहीं मिलते जितने कि पुरुषों को मिलते, वहाँ भी भेदभाव है। राजनीति में अभी हमने बात कर ही ली। तो हर स्तर पर लैंगिक भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है महिलाओं को। ये समस्याएं हैं। चलिए, उपाय में हमने बात की है अभी ऊपर, तो उन चीज़ों को हम दोहराएंगे नहीं। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे रिपीट हो सकती हैं यहाँ, लेकिन फिर भी कुछ कानूनी उपायों की बात करते हैं। एक कानूनी उपाय तो हमने अभी देखा था, ये महिलाओं के प्रति जो वो हिंसा को रोकने के लिए था ना, 2005 में बना था। इसमें बहुत सारी बातें, बहुत बड़ा कानून है ये। उसमें महिलाओं के सशक्तिकरण की भी बात की गई है। तो इस चीज़ को हम लिखेंगे, इस पे बात हो चुकी है। राष्ट्रीय महिला आयोग पे बात हो चुकी है, इसको आप लिखेंगे। इसके अलावा एक अधिनियम बना था 2013 में, हालांकि संशोधन करके फिर बेहतर किया गया इसको। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाते हैं, महिलाओं को सशक्त करते हैं। इसे आप लिखेंगे, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा कि हाँ आपने कानूनी एंगल भी याद किया है, पकड़ा है उसे और लिखा है। ठीक है, आगे महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति आई थी 2016 में। इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, लेकिन अभी भी उस तरह का काम हो नहीं रहा है। लेकिन एग्ज़ाम में आप इसे ज़रूर लिखेंगे। राष्ट्रीय नीति 2016 में आई थी, उसमें महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे उपाय किए गए। योजनाएं कुछ आई हैं, सरकार ने कुछ योजनाएं लागू की हैं, उन्हें आप मेंशन करेंगे। जैसे कि मातृत्व लाभ कार्यक्रम चल रहा है, सरकार लेकर आई है। वन स्टॉप सेंटर सरकार ने शुरू किया है, ये इस पर हमने बात किया है। इसके अलावा शी बॉक्स का मतलब होता है एक शिकायत तंत्र है, उसके तहत महिलाएं शिकायत दर्ज करा सकती हैं। इसके अलावा जो याद है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह की चीज़ें हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। अच्छा एग्जाम्पल है। लेकिन ये जो उपाय है ना, ये सफल नहीं हो रहे हैं ढंग से। यूपीएससी एक नया डायमेंशन जोड़ सकती है कि जो हम उपाय कर रहे हैं वो पर्याप्त रूप से सफल नहीं हो रहा है। ऐसा क्या कारण है? कारण में तो यही है, अभी हमने बात किया ना, जो हमारी मानसिकता है भारत में, पुरुषवादी मानसिकता है, पितृसत्तात्मक मानसिकता है। इस मानसिकता की वजह से बहुत सारे ऐसे सुधार हैं जो लागू किए जाएं तो बेहतर हो सकते, बहुत कुछ बेहतर हो सकता है, लेकिन लागू हो नहीं पाते। ये बहुत बड़ी एक तरह से कह सकते हैं कि समस्या है, एक बाधा है। और बाकी जो योजनाएं हम अभी डिस्कस किए ऊपर, उनको तो ढंग से लागू ही नहीं किया जा रहा है। सेहत से संबंधित बहुत सारी योजनाएं हैं, ठीक से नहीं लागू किया जा रहा है। महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की बात होती है, उसमें भी बहुत सारे घपले हैं, भ्रष्टाचार है, तो उनका क्रियान्वयन ढंग से नहीं हो रहा है। और क्रियान्वयन हो भी रहा है तो कैसे हो रहा है, इसका रेगुलेशन करने के लिए कुछ खास व्यवस्था नहीं है। तो ये सीमित असफलता के कारण है। कुछ सफलता दिख रही है, थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन उतना नहीं जितना कि होना चाहिए। और महिलाओं में जागरूकता की कमी है। आप सर्वे करने निकल जाएं, महिलाओं से बात करें और पूछें कि आपको घर वालों से क्या क्या कोई दिक्कत होती है, तो ज़्यादातर महिलाएं बताएंगे कि हाँ ये समस्याएं हैं, हम झेल रहे हैं। वो कहेंगे कि आप पूछिए कि क्यों नहीं इसकी शिकायत दर्ज कराती, तो या तो वो संकोच करेंगी या कहेंगी कि हमें पता ही नहीं है इसका क्या करना है, कैसे झेलना है, मतलब इसको कैसे सॉल्व करना है, झेलना क्यों है भाई। तो जागरूकता की कमी है महिलाओं में। अब देखिए, एक मिनट, हाँ, तो अब इसमें आगे हम बढ़ें। ये फिलहाल इसमें और भी चीज़ें लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं, वहीं करेंगे, बार बार चीज़ें रिपीट होंगी तो आपको भी लगेगा कि यार कुछ नया नहीं है, बस वही बातें हो रही हैं।
और आप रिवाइज भी करने में फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे करें। तो इतनी चीज़ें आप लिखें। आगे और क्या किया जा सकता है करने के लिए, तो अभी हमने देखे सरकार ने क्या उपाय किए, लेकिन और चीज़ें की जा सकती हैं। जो हमने हिंसा वाली बात की थी ना, वो उसकी कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। यहाँ सीधे सीधे मैं पढ़ दे रहा हूँ। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में त्वरित न्याय मिलना चाहिए, इसकी बात हमने कर ली है। शिक्षा प्रणाली में सुधार होना चाहिए, ये भी हमने कर लिया है, अलग डायमेंशन था वो। आगे डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, ये भी हमने किया है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व में वृद्धि होनी चाहिए, ये भी हमने किया। और सामाजिक जागरूकता, ये भी हमने किया। ये सारी बातें हमने कर ली है। अब इस टॉपिक से संबंधित कहीं से कुछ भी पूछा जाए ना, आप बहुत आराम से मुस्कुराते हुए उनका आंसर लिखेंगे। अगर इससे संबंधित कोई दूसरा डायमेंशन आता है, जो कि निश्चित रूप से आएगा, ऐसा नहीं है कि सब खत्म हो गया इतने में, बहुत कुछ अभी बाकी है, तो उसे हम अलग से बेहतरीन तरीके से ऐसे ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, एकदम फ्री माइंड से तैयारी करिए, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। आगे मिलते हैं, नमस्कार।